अच्छा, कल हमने देखा था वेक्टर ये फेस लैग एंड फेस लीड, जिसके बारे में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अच्छा, उन चीज़ों में सबसे पहले अगर हम देखें तो ये दो पीक्स हमारे पास आ रही हैं, एक ये वाली पीक है वन और दूसरी ये वाली पीक है जो ग्रीन है और पिंक है। अच्छा, इनके बारे में हमने ये डिस्कस किया था, जो ग्रीन वाली पीक है ये लीड कर रही है और जो दूसरी जो है ये लैग कर रही है। ठीक है, इसको हम एल लेयर स्क्वायर भी लिख लेते हैं। ये लीड कर रही है ग्रीन वाली और दूसरी वाली जो पिंक वाली है ये लैग कर रही है। अच्छा, लीड और लैग का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इस तरह की भी, ये तो सिर्फ दो पीक्स है ना, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा भी पीक्स इस तरह की अवेलेबल हों किसी भी ग्राफ पे तो उन्हें हम किस तरह से देखते हैं कि इनमें लीड कौन सी कर रही है और लैग कौन सी कर रही है। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि ये वाली जो लाइन है एक्सिस की, ये वाली जो लाइन है ये वाली, अच्छा दोनों पीक से इस लाइन से शुरू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आप देखें जो ग्रीन वाली है वो यहाँ से शुरू हो रही है और पिंक वाली यहाँ से शुरू हो रही है। तो अब ये देखें किस वेव ने या कौन सी पीक ने पहले स्टार्ट लिया। अब ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली कौन सी पीक है, ग्रीन। और ग्रीन पीक जब इस पॉइंट पे पहुंची, ये 90 एंगल पे पहुंची, उस वक्त ही पिंक स्टार्ट हुई थी। मतलब ग्रीन ने 90 ऑलरेडी एंगल कवर कर लिया हुआ था, तब पिंक पीक जो है उसने अपना स्टार्ट लिया था। तो इट मीन्स जो ग्रीन पीक है ये पिंक पीक से 90 डिग्रीज जो है वो आगे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगाएंगे कौन सी वेव जो है वो आगे है और कौन सी वेव जो है वो पीछे है। तो सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर यही मेंशन किया गया है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी वेव जो है वो आगे चल रही है, कौन सी वेव जो है वो पीछे चल रही है। तो जो वेव आगे चल रही होती है उसे हम लीड कहते हैं, और जो पीछे आ रही होती है या जो बाद में आने वाली वेव होती है उसको हम लैग कहते हैं। ठीक है, ये लीड और लैग का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ये वाली जो डायग्राम है, इस डायग्राम का भी एग्जैक्टली उसी तरह से इंटरप्रिटेशन है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से लीड और लैग कौन सी वेव कर रही है। इसमें देखें एक ये वाली वेव है जो कि पिंक है और दूसरी ये वाली है जो ग्रीन है। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जो पिंक वाली वेव है ये 90 डिग्री से शुरू हो रही है और दूसरी जो ग्रीन पीक है ये 0 से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि ये वाली वेव जो है वो इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में थी, इस तरह से थी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से चलती आ रही थी। तो यहाँ से होके ये इसका पाथ बनता है। तो जो पिंक वाली पीक है इसने 90 एंगल पे है और जो ग्रीन वाली पीक है ये 0 एंगल पे है। इट मीन्स कि जब पिंक पीक 90 पे थी तो उस वक्त इसने ग्रीन वाली पीक ने अपना स्टार्ट लिया। तो इसमें सिंपल सी बात ये बनती है, जो पिंक वाली पीक है वो ग्रीन ग्रीन वाली पीक से 90 डिग्री आगे चल रही है। तो इसमें लीड कौन सी कर रही है, ये वाली कर रही है, और लैग कौन सी कर रही है, ये वाली कर रही है। ग्रीन वाली लैग कर रही है और पिंक वाली लीड कर रही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के, हम ये जो पीक्स हैं इनके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ये लीड का होता है और जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होता है ये लैग का होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दरमियान एंगल है, एंगल 90 डिग्री। इट्स लेंथ ऑन ए सर्टेन स्केल रिप्रेजेंट्स द पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी। इसका ये मतलब है कि अगर कोई पीक है बहुत बड़ी है तो उसका वेक्टर ज़ाहिर बात है बड़ा होगा, और अगर कोई पीक छोटी है उसका वेक्टर छोटा होगा। और इसी तरह अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम करते जाएं इसका मतलब है वो पीक कम होती जाएगी। तो पीक की जो हाइट है वो क्या डिफाइन करता है, कि वेक्टर है वो डिफाइन कर रहा है कि पीक कितनी है या उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये स्केल से यहाँ पे ये मुराद दिया जा रहा है पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर टू है इट इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट द इंस्टेंट व्हेन द अल्टरनेटिव क्वांटिटीज इज 0 एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये कह रहा है कि इनिशियली पीक यहाँ पे थी और उसके बाद उसने यहाँ से अपना स्टार्ट शुरू लिया, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वो इस तरह से मूव जो है वो करना शुरू करेगी। तो इसके बाद देखें तीसरा पॉइंट भी यही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर इज द सेम एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इससे क्या रिलेशन बनता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर इज द सेम एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। कि कोई क्वांटिटी जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। या इसका सिंपल वर्ड्स में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी सिंपल ट्रांसलेशन ये बनती है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ना उसी फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट करेंगे। अच्छा, इनके रोटेट करने का क्या मतलब है वो आगे हम कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर के अंदर देखेंगे कि इनको रोटेट हम किस तरह से करते हैं।
ठीक है, अपने पर्पस के लिए। मसलन आपने कोई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वाली डायग्राम बनानी है या आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए आपने इसी वेक्टर डायग्राम को रोटेट भी आपको करना पड़ेगा, कभी आपको एज इट इज़ यूज़ करना पड़ेगा, और ये दो काम आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं कि हमें रोटेट कहाँ पे करने की ज़रूरत पेश आएगी। अच्छा, अब देखते हैं जी एसी सर्किट्स। ठीक है, तो एसी सर्किट्स में जो तीन कंपोनेंट्स हैं बेसिक वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो रेसिस्टर है, इसके बाद अगला जो है टॉपिक वो 16.4 वो कैपेसिटर होगा, और उसके बाद थर्ड कंपोनेंट जो है वो इंडक्टर है। तो अभी हम इन तीन कंपोनेंट्स में से देखेंगे कि इन तीन कंपोनेंट्स में से अल्टरनेटिंग करंट कैसे पास करती है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर में से देखेंगे रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से पास करती है। तो इसके दो तरीके हैं इस चीज़ को डिफाइन करने के। सबसे पहला जो मेथड है वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, जिस तरह ये ग्राफ वगैरह ये ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है, इसकी डायग्राम और ग्राफ। और दूसरा जो है इसकी मैथमेटिक्स है। अब इस चीज़ को सही तौर पर समझने के लिए दोनों का कोइंसिडेंस होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशंस का इस ग्राफ के साथ जो है वो मैच करना ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। अच्छा, अब ये देखेंगे कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी 16.5 जो इक्वेशन है v इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। कौन सी इक्वेशन है? ये वोल्टेज की इक्वेशन है, और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वोल्टेज वाली जो पीक है वो हमेशा यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, साइन और कॉस की कौन सी पीक होती है? मिसाल के तौर पर इसे हम देखें कि ये लेट्स सपोज हमारे पास एक कोई भी ग्राफ है, ये साइन पीक होती है, और कॉस पीक कौन सी होती है? कॉस यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ये साइन वाली पीक है और ये कॉस वाली पीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो पीक यहाँ से शुरू होगी जीरो से, वो कौन सी होगी? वो साइन पीक होगी। अब देखें v इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब कि ये वाली जो v है इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये तो इस वाली v के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ रही है, या जो है ये साइन जो साइन वाले फंक्शंस आ रही हैं, ये आपने देखनी है। तो वोल्टेज के लिए हमारे पास क्या आ रहा है? साइन वाला एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब है जो वोल्टेज की पीक है वो साइन थीटा से शुरू होगी, मतलब वो साइन से शुरू होगी, और जो साइन पीक है वो जीरो से शुरू होती है, ये वाली यहाँ से। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमने वोल्टेज के बाद करंट को डिराइव करना है, तो मतलब वोल्टेज की तो हमें पता है जो इक्वेशन है वो ये होती है, और करंट की हमें नहीं पता। अच्छा, अब इसके लिए हमने ये करना है कि वोल्टेज को आर से डिवाइड कर, मतलब इस इक्वेशन को दोनों तरफ से आर से डिवाइड कर दें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो अब देखेंगे वी डिवाइडेड बाई आर और वी नॉट डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी। अच्छा, वी ओवर आर किसके इक्वल होगा? आई नॉट के, और वी नॉट ओवर आर सॉरी ये वी ओवर आर किसके इक्वल है? आई के, और वी नॉट ओवर आर किसके इक्वल है? आई नॉट के। तो ये हमारे पास 16.6 इक्वेशन बन जाएगी, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कौन सी इक्वेशन है? ये करंट की इक्वेशन है। तो अच्छा, अब यहाँ से देख सकते हैं कि 16.5 को और 16.6 को हमने प्लॉट करना है इस ग्राफ के लिए। ठीक है जी, हमने यहाँ पे इसको प्लॉट करना है 16.5 और 6 को। अच्छा, अब आप देख सकते हैं जो वोल्टेज की पीक भी साइन से शुरू हो रही है और करंट की पीक भी साइन से शुरू हो रही है, तो दोनों जो पीक्स हैं वो जीरो से शुरू होंगी। अब वोल्टेज वाली जो क्वांटिटी है वो करंट से स्लाइटली जो है वो हाई होती है, थोड़ा सा मतलब वो बड़ी होती है। या आप यूँ समझ लें कि अगर आप इक्वल रखना चाहते हैं तो वो कोई इशू नहीं है, आप दोनों की जो क्वांटिटीज़ हैं वो इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि वोल्टेज की पीक कौन सी है और साइन जो है वो करंट की पीक कौन सी है। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास साइन जो है वो वोल्टेज का आ रहा है, अगर आप इसी के ऊपर ही करंट को भी प्लॉट कर देंगे तो आपको मतलब एग्जैक्ट इसी के ऊपर करंट अगर प्लॉट हो जाएगी तो आपको पता नहीं चल सकेगा कि वोल्टेज की कौन सी है और करंट की कौन सी है। तो उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया कि वोल्टेज को आप यूँ कंसिडर कर लें, क्वांटिटी थोड़ी सी हाई कर दी है और इसको थोड़ा सा हमने मतलब लो रखा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है जो वोल्टेज वाला रिप्रेजेंट उसकी जो वेक्टर डायग्राम होगी, वोल्टेज वाला वेक्टर ये बड़ा होगा और करंट वाला वेक्टर यहाँ पे छोटा, ये यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया है ये। तो यहाँ पे अब इन दोनों के दरम्यान वोल्टेज में वोल्टेज का एरो और करंट का एरो, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो इनके दरम्यान एंगल कौन सा बनता है? एंगल 0 डिग्री बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये आपको मैंने एमसीक्यूज भी पूछा था, जो हमारा टेस्ट हुआ था लास्ट टेस्ट, उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज डिस्कस किया था। इधर ए होना जेड़ा 10 पर है ना, ये होना इधर निकलने की कोशिश कर ख्याल कर। हां, क्या इस तरह का ना ये तो सड़क है सीधी तरह ना, ये सड़क पहले आगे जाती है फिर आगे जाती है फिर बाहर इधर की तरफ की जाती है तरह लेकिन क्या ये बेटा ये आपस में बातें ना करें, कभी खड़न कहां से ये आगे वाले बंदे ठीक है जी।
अच्छा यहाँ पे देखिए जी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये यहाँ पे 16.5 और 16.6 ये दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को हमने इस तरह से प्लॉट किया है इसी एक पी के ऊपर। पता होता नहीं सारी गल का ना नहीं ले। अच्छा अब ये देखें आर इज इक्वल वी डिवाइडेड बाई आई, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो हमें किस तरह से पता चलेगी, आर इज इक्वल वी डिवाइडेड बाई आई, आई मतलब वोल्टेज को आप करंट से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास उसकी इक्वेशन आ जाएगी 16.7। कितना तो है 70 से 83 है। ठीक है जी, हमारे पास दो इक्वेशन हैं 16.7 और 16.8। अच्छा 7 में क्या हमने किया कि सिर्फ हमने अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, आर इज इक्वल वी डिवाइडेड बाय आई, आर इज इक्वल वी डिवाइडेड बाय आई, ये रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनती है। अच्छा इसमें आपने वी की जगह पे क्या रखना है, वी की जगह पे आपने ये इक्वेशन पुट करनी है, वी की जगह पे ये आप इक्वेशन पुट करेंगे ये वाली, और आई की जगह पे ये इक्वेशन पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सिंपल क्या होगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस वी डिवाइडेड बाय आई। ठीक हो गया। अब पावर हमने कैलकुलेट करनी है, इससे मतलब जो भी कंपोनेंट आपने अल्टरनेटिव करंट में लगाया है उसकी आप पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पावर किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये जो भी फार्मूला यूज़ करेंगे, पी इज इक्वल टू वी आई और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये फार्मूला भी यूज़ करके उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर वाला भी हमने डिस्कस है, सिर्फ आज ये हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर की दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है सिर्फ। अच्छा इसमें क्या है कैपेसिटर वाले टॉपिक में, अच्छा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको अनम्यूट करूँगा तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा एसी थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या है कि ये देखें कि ये आपने अल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो अटैच किया, ये कैपेसिटर अटैच किया हुआ है और ये साथ बल्ब अटैच किया हुआ है। तो एक दफ़ा जब हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो जब पॉजिटिव साइकिल होगा उस वक्त ये प्लेट्स इसकी पॉजिटिवली चार्ज होंगी, जब नेगेटिव साइकिल प्रोवाइड किया जाएगा तो उस वक्त नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। ठीक है जी, पहले साइकिल में पॉजिटिव और फिर अगले साइकिल में नेगेटिव, तो इसी तरह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी इसकी कैपेसिटर की। ये दो डायग्राम्स भी बनी है, पहले कैपेसिटर पे जो प्लेट्स पे जो चार्ज अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा उसको वो कह रहे हैं इंक्रीजिंग, और जब वो उसकी जगह पे नेगेटिव चार्ज अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा या आप यूँ समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज रिमूव होना शुरू हो जाएगा उसको वो कह रहे हैं डिक्रीजिंग। इन दो डायग्राम्स में, ये डायग्राम है और दूसरी ये वाली डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है चार्ज, ये हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्वेश्चन पढ़ी थी, क्यू इज इक्वल टू सी वी कैपेसिटर वाले टॉपिक में। ठीक है जी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो किसके इक्वल है, अच्छा वी की जगह पे आपने वो वैल्यू पुट करनी है जो हमने रजिस्टर के लिए वोल्टेज कंसीडर किया था। ठीक है, ये क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, 16.9 इक्वेशन। अच्छा इसके बाद करंट जो होगी ये किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो करंट कैपेसिटर के अंदर किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, और बेसिकली हम इसको यूँ देखते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है जी, ये बेसिकली डेरिवेटिव है चार्ज का, मतलब जो चार्ज का आपने डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास करंट आ जाएगी, ये डेल्टा का मतलब है डेरिवेटिव। तो ये क्लास के अंदर मैंने बड़ी डिटेल डेरिवेशन आप लोगों को करवाई हुई है, तो आप अपने नोट्स खोल के वो डेरिवेशन देख सकते हैं। ठीक है जी, तो उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, ये रिजल्ट यहाँ पे आगे लिखा होगा कि कॉस इक्वेशन बनती है। अच्छा चलिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अब देखें कि ये वाली जो क्यू इज इक्वल सी वी नॉट, इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से बनता है। आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी, आपने सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सी वी नॉट। अब इसको छोड़ते हैं, ये जो है वो कांस्टेंट है, वैल्यू है,
अब ये वाला जो है ना कॉस थीटा, इसको आपने कंसिडर करना है। तो आप देखें कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज की इक्वेशन किसकी इक्वल है, वोल्टेज की इक्वेशन जो साइन पीक से शुरू हो रही है, और जो करंट है इसकी पीक कहाँ से शुरू हो रही है, कॉस वाले पीक से। तो अगर आप इन दोनों पीक्स को जो है वो ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो आप ये देखें जो जीरो से शुरू हो रही है, इसका मतलब है वो कौन सी पीक है, वो साइन की पीक होगी, मतलब वो चार्ज की पीक होगी। और दूसरी चीज़ ये वो वोल्टेज की पीक भी है, क्योंकि जो चार्ज है उसके अंदर भी साइन फैक्टर आ रहा है, मतलब चार्ज वाली पीक भी साइन से शुरू हो रही है, और जो वोल्टेज है उसकी पीक भी साइन से शुरू हो रही है। लेकिन जो करंट है इसकी पीक कहाँ से शुरू होगी, कॉस से। अब ये देख सकते हैं, ये उसने जो करंट लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वाली जो पीक है ये किसकी है, करंट की, और ये कहाँ से शुरू हो रही है, कॉस से। अच्छा, अब आप देख सकते हैं जो करंट है इसकी पीक में और वोल्टेज की पीक में फेज एंगल कितना है। पहले जो रजिस्टर था उसमें फेज एंगल 0 था, दोनों वाली पीक जो थी वो साइन से शुरू हो रही थी, लेकिन जो कैपेसिटर है इसके अंदर जो करंट है वो 90 डिग्री से शुरू हो रही है, और जो वोल्टेज है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो 0 डिग्री से शुरू हो रहा है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। ये करंट है और ये वाली जो है ये वोल्टेज वाला वेक्टर है, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री रहेगा। तो ये एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जो कैपेसिटर हैं उसमें करंट लीड करती है या वोल्टेज लीड करता है, या करंट लैग करती है या वोल्टेज लैग करती है, ये भी पूछा जाता है करंट और वोल्टेज में एंगल कितना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कैपेसिटर है उसमें जो करंट है वो लीड करती है और जो वोल्टेज है वो क्या होता है, वो लैग करता है। ठीक है, और ये जो डायग्राम है इससे क्लियरली ये चीज़ पता भी चल रही है। ये यहाँ पे डायग्राम जो है वो बनाई गई है। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंस का हमने जिक्र करना, रिएक्टेंस, और ये जो इस पैराग्राफ के अंदर जो मेंशन है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ बताई गई है कि वोल्टेज, मतलब अगर हम डिफरेंट इंटरवल्स लेते हैं कि जो करंट वाली पीक है अगर लेट्स सपोज वो 90 पे है, पाई/2 पे है, और जो वोल्टेज वाली 0 के ऊपर है, ठीक है, फिर जब आगे 90 डिग्री ट्रेवल करेगी, जो करंट वाली है वो पाई हो जाएगी और वोल्टेज वाली जो है वो पाई/2 हो जाएगी। तो इसी तरह दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 रहेगा, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर उसने पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसके बाद रिएक्टेंस हमने देखनी है। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। रिएक्टेंस का सिंपल मतलब ये है कि जिस तरह हम रेजिस्टर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो रेजिस्टर करंट को अपोज किस तरह से करता है, मतलब उसकी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी करंट के लिए अपोजिशन जो है वो ऑफर करेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में से भी जब करंट फ्लो करता है, अल्टरनेटिंग करंट, तो इसकी भी कुछ अपनी रेजिस्टेंस होती है। मतलब आप यूँ समझ लें इन जनरल कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जब करंट पास करती है तो उसमें से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसकी ज़रूर होती है। ठीक है, जो उसको फ्लो करने के लिए जो है वो उसकी अपोजिशन करती है। तो इसी तरह जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की भी एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है जी, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी। अच्छा, उसको हम इसी तरह मेजर करते हैं जिस तरह हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। लेकिन हम जो कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस होगी उसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसकी इक्वल होती है, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस। और इसका जो एक्सप्रेशन आता है फाइनल एक्स सी, वो किसके इक्वल होता है, 1, ये आपने फार्मूला याद रखना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ सी। और 2 पाई एफ किसके इक्वल होता है, ओमेगा के, ये 2 पाई एफ ओमेगा के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो ये था ओवरव्यू, एक क्विक ओवरव्यू कैपेसिटर वाले टॉपिक का। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा है कि कैपेसिटर में से जो चीज़ें हमने अभी याद रखनी है वो कौन सी हैं, कि कैपेसिटर में से करंट और वोल्टेज इन दोनों के दरमियान लीड कौन सा जो है वो कंपोनेंट कर रहा है, लीड क्या कर रहा है और लैग क्या कर रहा है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। और दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, मतलब एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जो फार्मूला है रिएक्टेंस का कैपेसिटर के लिए वो किसकी इक्वल होगा, क्योंकि ये फार्मूले न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। एक्स सी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई, और यहाँ पे एक्स सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। और कैपेसिटर वाले टॉपिक में वेक्टर डायग्राम की मदद से आपने ये याद रखने हैं कि लीडिंग क्या है और जो लीड क्या कर रहा है और लैग क्या कर रहा है। ठीक है जी, तो ये ओवरव्यू था कैपेसिटर वाले टॉपिक का। अच्छा, चले मैंने अनम्यूट किया आप लोगों को, अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है
तो अपने आप को अनम्यूट करके तो क्वेश्चन पूछ लें। कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का? अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लें। चलिए ठीक है जी, आज की क्लास को एंड करते हैं। अगर क्वेश्चन है किसी का तो वो मुझसे पूछ ले, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दे, या मुझे किसी भी ये नंबर पे नहीं है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके, या ग्रुप में आपका जो जो क्लासेस के ग्रुप बने हुए हैं, आप क्लास वाले ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।